जहाँ से शुरू हुआ था, अगर आप देखिए हम लोगों ने जो बातचीत शुरू की थी, उसमें ही ये बात छिपी हुई है कि ये जो लंबी बातें हैं, लंबी चर्चाएं, मैं तो हैरान होता हूँ ये सोचकर कि देखिए, जिस ज़माने में फिल्में बन रही थीं, फिल्में बनाने के लिए आपके पास एक कैमरा चाहिए, और मतलब अगर ऑडियो विजुअल कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, बेशक फिल्म एज ए मीडियम, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर एक कैमरा जो आपका चेहरा देख सके, रिकॉर्ड कर सके चलता फिरता, और एक साउंड इक्विपमेंट जो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सके, सिर्फ इतनी ही तो चीज़ की ज़रूरत थी। फिर आखिर क्यों हमारे पास लंबी चर्चाएं, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर बिमल रॉय के साथ एक लंबा इंटरव्यू हमारे पास क्यों नहीं है? कोई कोई इस बात का हमें जवाब दे कि गुरुदत्त के साथ क्यों नहीं है, वी शांताराम के साथ 3 घंटे की एक लंबी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, जिससे हम ये जान सकें कि उनके जीवन की चिंताएं क्या थी, किन फिल्मों को बनाने के क्रम में उन्होंने क्या चुनौतियां, दो आंखें 12 हाथ बनाने के पीछे क्या इरादा था, हम उनसे जान सकें। फिल्म देखकर तो हम फिल्म के बारे में जान पाते हैं, और फिर उसके बाद गपास्टिक और वो शुरू होती हैं, मतलब जैसे उड़नझाइयाँ शुरू होती हैं कि तो बहनों और भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि राजेश खन्ना और आशा पारेख इतने पक्के दोस्त थे कि जब वो एक सेट पर जाया करते थे फिल्मों की शूटिंग में, तो शूटिंग के दौरान वो सेट पर एक ही टूथब्रश लेके जाया करते थे। तो है ना कितनी अच्छी बॉन्डिंग, बहनों और भाइयों। ये जो गपास्टिक की एक दुनिया, मतलब फिल्म जर्नलिज्म और हमारे रेडियो जॉकी दोस्तों ने अपने मज़े के लिए कुछ कुछ एक बड़े स्टीरियोटिपिकल नैरेटिव्स गढ़ लिए। हम लोग मुगले आजम के बारे में क्या जानते हैं कि आसिफ ने कहा नौशाद से कि नौशाद साहब ने कहा कि वो गाएंगे बड़े गुलाम साहब, तो बोले कि लेकिन पैसा बहुत लेंगे। बोले कितना पैसा लेंगे? बोले कि 25,000 रुपये। तो के आसिफ ऐसे सिगरेट पीते थे और ऐसे उन्होंने किया, बोले हाँ डन। यही हम जानते हैं के आसिफ के बारे में, कि के आसिफ ने नौशाद साहब से कहा कि ओके डन। ये कोई ये कोई डॉक्यूमेंटेशन है? ये कोई किसी आदमी के किरदार को समझने में हमारी अजीत, राजकुमार मेरे सबसे प्रिय अभिनेता मैं कहूँगा। सिर्फ एक 15 मिनट का गलती से दूरदर्शन का किया हुआ एक इंटरव्यू मौजूद है, लेकिन हम इफ्तिखार के बारे में जानना चाहते हैं, हम मुकरी के बारे में जानना चाहते हैं, हम मनमोहन कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, हम गीता दत्त के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम ये सिर्फ फिल्मों की बात कर लें, क्यों हम सालिम अली के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते, जो पक्षी विज्ञानी थे? हम उनके बारे में भी हम विक्रम साराभाई के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आप देखिएगा कि पिछली पूरी सदी, उसका एक बड़ा हिस्सा ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको इक्विप कर रहा था। आपके पास और चीज़ें हैं, मसलन ये कि फिल्म डिवीज़न बन चुका था, और कुछ चीज़ें नॉन ग्लैमरस होती हैं, शायद इसलिए छोड़ दी जाती हैं। शायद इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि हम उसमें हमारा वो विजन ही नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री और लीगेसी से कुछ आगे सीख सकते हैं। अधिनायकवाद से ग्रसित समाज है, हीरो हीरोइंस के बियॉन्ड जो पूरा प्रोसेस है, शायद वो जो मेक बिलीव हीरो हीरोइन का जो किरदार है उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है। देखिए, अधिनायकवाद तो चलिए अभी हम लोग इस टर्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या देख पा रहे हैं उसके ख़तरे, लेकिन एज ए सोसाइटी हम अपनी लीगेसी को लेकर बहुत कंसर्न। जो आपने आखिर में ये जो सवाल पूछा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं इस बात को कह के ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहरों को लेकर बहुत लापरवाह हैं, और ये सिर्फ स्मृतियों की धरोहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों की बात भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बीते कुछ महीनों में ही या बीते कुछ बरसों में, मतलब हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो हमारे दोस्त महमूद फारूकी कहते हैं, हिंदुस्तान जन्नत निशान के सीने से ऐसे निशान जो उसकी हिस्टोरिसिटी को इस्टेब्लिश करते थे वो मिटाए जा रहे हैं।
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे और भी दूसरी तरह के। हाँ, नाम तो अपनी जगह पर है भाई, नाम को तो चलिए कोई आकर दोबारा रीनेम कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रक्चर को ज़मीन में मिला दिया या मिट्टी में पाँच मिला सौ दिया, साल पुरानी कोई कोई मस्जिद है, इमारत, कोई कोई लोग अपनी लीगेसी बिल्डिंग्स के लिए स्पेशल क्यूरेटोरियल फंड, बजट, मिशन रखते हैं कि कैसे। अभी बहुत दूर ना जाइए, अरब की सराय थी, अरब की सराय में ये लोग एनडीएमसी वाले कुछ चूना कर रहे थे, उस पर बड़ा बवाल मचा था कि मतलब नहीं, इसको कैसे रिस्टोर करना है। रेस्टोरेशन भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है, एक डिसिप्लिन है, और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रेस्टोरेशन अप्रोच किया जाना चाहिए। दुनिया भर में अपनी धरोहरों को, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि आपकी ये जो फिज़िकल जो आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स और मेमोयर्स हैं, उन सब को लेकर भी हम एक क्रिमिनली इरफान पार्टनर इन साहब, क्राइम है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी एक पॉलिटिकल एक्ट होता है। ये सियासत तय करती है कि किन यादों को संभाल के रखना है और किन यादों से पीछा छुड़ाना है। जिस पास्ट से हम नफ़रत करते हैं उसको मिटा ही देना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी नफ़रत अपनी जगह है, लेकिन ये हिस्ट्री का हिस्सा है। तो म्यूज़ियम में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये सियासत तय करती है, और सियासत ही ग्लोरीफाई करती है कि किसकी तलवार म्यूज़ियम में रहेगी, चाहे वो हारा हुआ राजा हो या जो भी है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बहुत गहरी बात है। ये बात तो एक है जो आप कह रही हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अब हम इसको थोड़ा पावर और स्टेट के नैरेटिव से बाहर निकालकर डे टू डे पार्लांस में भी बात करना चाहते हैं कि जब आप अपनी दादी के पुरानी किसी तिलदानी को संजो कर रखते हैं, उसकी भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। मतलब आप इस भूलने के ख़िलाफ़ की एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा आप बनते हैं जब आप किसी चीज़ को कंजर्व प्रिजर्व करते हैं। तो इसलिए जो आपने आखिर में जो बात पूछी है वो उसी के जवाब में कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक नेशन बिल्डिंग का काम है। जब आप लोगों की मेमोरीज़ को बचाते हैं और अगली जनरेशन के लिए उसे डिसेमिनेट करते हैं या एक्सेसिबल बनाते हैं, तो आप एक बड़ी आबादी को एम्पावर कर रहे होते हैं। और उस स्टेट की ये जो डिज़ाइन है हेजिमनाइजिंग और मेमोरी की रीराइटिंग की, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी आबादी, एक जैसे पीपल्स रिपोजिटरी की तरह आप काम करते हैं। तो ये जो पीपल्स रिपोजिटरी के लिए सेंसिटाइजेशन उन लोगों का ज़रूरी है जिनके पास आज इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास वो विज़न या वो क्रिएटिविटी की कोई कमी है। तो हमारे पास जो एक स्पेशलाइज लीगेसी कीपिंग का जो प्रोजेक्ट और उसकी टीम है, जो हम लोग बरसों से यही काम कर रहे हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी और स्पेशलाइजेशन का काम है। उसको कोई भी एक बाइट हंटिंग करने वाला टेलीविज़न जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। उसको करेगा वही जो इसको उसमें एक अकीदत के साथ पेश आना पड़ेगा। जब आप किसी एक पुरानी चीज़ को देखते हैं तो आप, और पुरानी चीज़ मैं सिर्फ उसको फिटिशाइज नहीं कर रहा हूँ कि उसे पुराना ही होना पड़ेगा। हर चीज़ के साथ एक वक्त जुड़ा हुआ है। एक बेशक 12 साल का, 10 साल, 8 साल का बच्चा भी होगा, उसके साथ 8 साल की तो वो जर्नी होगी ही, और 8 साल से पहले 200 साल की भी जर्नी होगी जो उसके जेनेटिक कोड में होकर आ रही है। तो वो इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ डॉक्यूमेंटेशन स्टेट के हवाले जब आप कर देते हैं कि हाँ अब ये नहीं, अब ये करेगा। मुझे हैरानी हुई, अमिता मलिक जब मरी, उसके अगले हफ्ते उनकी पूरी लाइब्रेरी जो है दरियागंज की पटरी बाज़ार पर थी। तो ये बात अखबारों में भी ये खबर छपी। तो हम कह रहे हैं आज यही हालत है कि मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जिनसे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो आपको एक पावर देता है, अपनी तरह से आपको इक्विप करता है, उसको आप जैसे छोड़ते जाएंगे तो ये जो फॉल्स नैरेटिव हैं उसके ट्रैप में आप फंसते जाएंगे। ये फॉल्स नैरेटिव का काउंटर भी यही है। जी, ये मैं आपके इस शो के किंतु परंतु में
के बिना कहना चाहता हूँ। बिना किसी किंतु परंतु के जी। बिल्कुल इसमें पूरी सहमति है कि हम अपनी जो पूरी लीगेसी है उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अभी हमारे पास इक्विपमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मौका भी है और कर सकते हैं।